बहू ये कपड़ा 50 रुपए का 2 मीटर है, तेरे लिए 4 मीटर मैं ले लूं। देख रही है बहू ये गरीब लोग कितने सस्ते कपड़े ले रहे हैं। सुमित्रा बहन, क्या अपनी बहू को इतने सस्ते कपड़े दोगी सिलाई सीखने के लिए? ऐसे में तो कभी फैशन डिजाइनर नहीं बन पाएगी वो। फैशन डिजाइनर को देखा है ना, कितने महंगे और अच्छे कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो। इसीलिए मैं अपनी बहू के लिए मॉल से कपड़े लेकर आई हूँ। मेरी बहू इन महंगे कपड़ों से सिलाई करेगी और एक दिन यहाँ की सबसे फेमस फैशन डिजाइनर बनेगी। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है। सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब कमरे में दीपिका फोन चला रही होती है तो उसकी 5 साल की बेटी खुशी उसके पास आती है। माँ, दादी कहती हैं कि एक दिन तुम बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनोगे, मेरी गुड़िया के लिए एक ड्रेस बना दो ना। बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, फिर कभी तुम्हारी गुड़िया की ड्रेस बनाऊंगी। दीपिका अपनी बेटी को वहां से भगा देती है और खुशी बाहर अपनी गुड़िया लेकर खेलने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि उसकी दोस्त पिंकी अपनी माँ से अपनी गुड़िया के लिए कपड़े ले रही है और दुकान में बैठकर अपनी गुड़िया को कपड़े पहना रही है। आंटी, आप मेरी गुड़िया के लिए भी पिंकी की गुड़िया की तरह अच्छा सा एक फ्रॉक बना दो ना। क्यों बेटा, तुम्हारी माँ भी तो फैशन डिजाइनर बनने के सपने देख रही है, उनसे बोलो। महक, छोड़ो ना, बच्ची है वो। और वैसे भी मैंने 2-3 कपड़े बनाए थे, इनमें से एक खुशी को दे देती हूँ, वो भी अपनी गुड़िया को अच्छे कपड़े पहनाकर खिला लेगी। इतना बोलकर दुकान में बैठी लक्ष्मी खुशी को एक फ्रॉक दे देती है, जिसे बड़े ही प्यार से खुशी अपनी गुड़िया को पहनाती है। पर यह सब कुछ अपने घर की बालकनी से दीपिका देख लेती है और गुस्से में लक्ष्मी की दुकान में आकर उससे कहती है, गुड़िया की फ्रॉक देकर मेरी बेटी को तुम दिखाना क्या चाहती हो कि मैं अच्छे कपड़े नहीं बना सकती? दुकान संभालती हो, दुकान संभालो, अभी से ही खुद को फैशन डिजाइनर मत समझो। अरे दीपिका क्यों नाराज हो रही है बेचारी पर। बेटा तू 5 किलो आटा दे दे मुझे, और रही फैशन डिजाइनर की बात, तो हमने तो आज तक नहीं देखा तुझे कपड़े सिलते हुए। और बहू, अगर तू कुछ सिलना सीख गई तो मेरी बेटी का एक सूट बना दे, तेरे हाथों की सफाई हो जाएगी और मेरे 2 पैसे बच जाएंगे। अपनी पड़ोसी की ये बात सुनकर दीपिका का गुस्सा और बढ़ जाता है और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सीधा घर में आती है। तो वहीं 7 महीने की गर्भवती लक्ष्मी सिलाई छोड़कर दुकान संभालने लगती है और महक वापस अपने पिता के कमरे में जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, माँ आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए मैं पिंकी को अपने साथ ले जा रही हूँ, उसे स्कूल में छोड़ दूंगी। आप पापा को अस्पताल लेकर चले जाओ। भाभी, जब तक माँ नहीं आती आप दुकान संभाल लोगे ना? बहू मैं तो कहती हूँ कि जब तक मैं आ नहीं जाती तो तू दुकान बंद रख। तू गर्भवती है, ऐसे में तू सब कुछ कैसे संभालेगी? माँ जी, इस छोटी सी दुकान में आप और मैं ही तो बैठते हैं, मैं सब संभाल लूंगी, आप आराम से जाओ। इस तरह लक्ष्मी के कहने पर सुमित्रा अपने पति को अस्पताल ले जाती है और महक पिंकी को स्कूल छोड़ देती है। अब खाली समय में दुकान में ही मशीन लेकर लक्ष्मी बैठ जाती है और सिलाई करने लगती है। तभी वहां एक ग्राहक आता है और जल्दबाजी में मशीन से उठकर लक्ष्मी अपने कस्टमर को संभालने लगती है। ये लीजिए अंकल, आपकी 2 किलो चीनी। बेटा तुम्हें क्या चाहिए? आंटी 2 किलो चीनी तो मुझे चाहिए थी। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? सिलाई का इतना ही शौक है और अगर 2 पैसे कमाने ही हैं तो सिलाई का काम बंद करो या ये दुकान बंद कर दो। पता नहीं कहीं ध्यान रहता है। मैंने 2 किलो दाल मांगी थी, दाल दो मुझे। प्रेगनेंसी और सिलाई की वजह से लक्ष्मी से छोटी सी गलती हो जाती है, जिस वजह से कस्टमर उससे नाराज हो जाता है और ये देखकर उसकी पड़ोसन मजे लेने लगती है। अरे बहू, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, छोड़ दो सारा काम संभालना। फैशन डिजाइनर तो मेरी बहू बनेगी। मैंने तो अपनी बहू का एक बड़े से कोचिंग में नाम भी लिखवा दिया है। अब तो मेरी बहू उसी कोचिंग में जाकर 4 घंटे बैठेगी और तुम घर में ही दिमाग लगाती रह जाओगी। लक्ष्मी शांति की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती और एक बार फिर से दुकान के साथ सिलाई करने लगती है। शाम को पूरा परिवार खाने के लिए इकट्ठा होता है और लक्ष्मी अपनी दुकान बंद करके अपनी सास से और नंद से कहती है, माँ जी, दीपिका ने तो कोचिंग सेंटर भी लेना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द फैशन डिजाइनर बन जाएगी। आपको पता है, शादी से पहले मैंने भी पढ़ाई करी थी, पर सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मेरी पढ़ाई छूट गई और अब तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दोबारा से अपने फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर सकूं। बहू, ऐसा क्यों बोल रही है? सुमित्रा दुकान संभाल तो रही है, दुकान से जो पैसे आएंगे उससे तू अपना कोर्स पूरा कर ले। नहीं पिताजी, आपकी दवाई, पिंकी का स्कूल, घर, बहुत कुछ है और बेचारी मेरी अकेली नंद कितना सब कुछ संभालेगी। इस दुकान से भी इतने पैसे नहीं आते कि कुछ हो सके। नंद जी, मुझे बस आपकी मदद चाहिए। क्या आप रात के समय अपना फोन मुझे दे सकती हैं? मैं यूट्यूब से कुछ सीख लूंगी। भाभी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? घर में एक ही फोन है और उस पर सबका हक है। इस तरह अब महक ऑफिस से घर आती है और रात को लक्ष्मी अपनी नंद का फोन लेकर यूट्यूब से सिलाई करने के लिए बैठ जाती है।
किसी को डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो कभी घर के बाहर बैठकर सिलाई सीखती तो कभी छत पर। ऐसे ही एक रात जब घर के बाहर छोटी सी लाइट के नीचे YouTube से देखकर लक्ष्मी सिलाई कर रही होती है तो अपने घर की खिड़की से दीपिका ये देख लेती है और वहीं से आवाज देती हुई उससे कहती है, कितनी भी कोशिश कर लो पर तुम मुझसे आगे कभी नहीं पहुंच पाओगी। मैं अपनी फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर रही हूँ और तुम YouTube से कितना ही सीख लोगी। दीपिका, बस सीखने का जुनून होना चाहिए, फिर तो इंसान घर बैठे भी सब कुछ सीख लेता है। और अगर तुम्हारे अंदर जुनून नहीं है तो तुम पूरे दिन की क्लास लेकर भी कुछ नहीं देख पाओगे। एक बार फिर लक्ष्मी सिलाई करने लगती है और नए नए डिजाइन बनाने सीख जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, अरे बहू, शाम हो गई है, खाना कब बनाएगी? माँ जी, मैं अपनी ये ड्रेस तैयार कर रही थी, पर आप कह रही हो तो ठीक है, मैं अपना काम छोड़कर पहले खाना ही बना लेती हूँ। जहां एक तरफ घर के कामों से बचने के लिए दीपिका फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही होती है तो वहीं प्रेगनेंसी में भी घर के साथ साथ लक्ष्मी दुकान संभालती है। और रात को अपनी दुकान बंद करके एक बार फिर लक्ष्मी छत पर जाकर YouTube से सिलाई करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक आदमी आकर पूरे गांव में पैम्पलेट बांटता है। माँ जी, ये देखिए, हमारे गांव में एक छोटी सी हुनर मंच की प्रतियोगिता चल रही है और ये योग्यता पूरे 1 महीने की है और इसमें हर तरह के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माँ जी, मेरा भी मन है कि मैं भी एक बार इस कंपटीशन में जाऊं। तो भाभी, इसमें सोचने वाली क्या बात है, आप आज ही माँ के साथ चली जाओ, घर में मैं हूँ, आज मैं पापा का और दुकान का ख्याल रख लूंगी। जहां एक तरफ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लक्ष्मी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी तो वहीं जबरदस्ती शांति भी अपनी बहू का नाम उस प्रतियोगिता में लिखवा देती है और दोनों बहू प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती हैं। पर हर बार किसी न किसी वजह से जज को लक्ष्मी की ड्रेस पसंद आ जाती है और हर बार दीपिका हार जाती है। ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी एक प्यारा सा गाउन बनाती है जिसे एक लड़की पहनकर रैंप वॉक करती है। यू आर फैंटास्टिक डिजाइनर, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से तुम अपने आउटफिट हम लोगों को पेश करती हो, एक दिन तुम ही इस कंपटीशन को जीतोगी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी में भी इतनी अच्छी ड्रेस भला कोई कैसे बना सकता है, वो भी इतने कम समय में। अब कुछ देर में दीपिका अपनी ड्रेस खुद पहनकर आती है पर उसकी फ्रॉक किसी को पसंद नहीं आती और वो उसमें कमियां निकाल देते हैं। माफ करना, पर ये फ्रॉक बहुत इजीली बन जाती है। आजकल के जो छोटे मोटे टेलर होते हैं ये तो वो भी बना लेते हैं। हमें कुछ नई क्रिएटिविटी चाहिए जो कि आपके कपड़ों में बिल्कुल नहीं है। जज की बातें सुनकर दीपिका को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और दोबारा से वहां खड़े सभी कंटेस्टेंट अपनी ड्रेस लेकर आते हैं और इस बार भी सभी की ड्रेस में से लक्ष्मी की ड्रेस को पसंद किया जाता है। देखते ही देखते कंपटीशन का आखिरी दिन आ जाता है। मैं भी देखती हूँ आखिर ये आज की कंपटीशन कैसे जीतती है। अगर उसने कंपटीशन जीत लिया तो वो फेमस हो जाएगी और मेरी सास मेरा जीना हराम कर देंगी। एक काम करती हूँ, मैं इसकी ड्रेस ही काट देती हूँ। जब ड्रेस रूम में कोई नहीं होता तो उसका फायदा उठाकर दीपिका लक्ष्मी की ड्रेस काटने के लिए जाती है पर उसी वक्त अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी लोग अपनी ड्रेस लेने के लिए ड्रेस रूम में जाते हैं, जिस वजह से दीपिका अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाती और अब एक एक करके सभी लोग अपनी ड्रेस पहनकर रैंप वॉक करते हैं। तो वहीं लक्ष्मी भी अपनी ड्रेस एक लड़की को पहनाती है। सुप्रिया जी, आपका गाउन बहुत प्यारा है पर लक्ष्मी जी के लहंगे के सामने ये टिक नहीं पाया। आई थिंक यहाँ पर अगर कोई बेस्ट डिजाइनर है तो वो मिस लक्ष्मी जी हैं, जिनकी हाल फिलहाल में ही पति की डेथ हो गई पर फिर भी उन्होंने अपने जज्बे को नहीं छोड़ा और अकेले कई सारी समस्या का सामना करके आखिर यहाँ तक पहुंची। और मुझे आज कहते हुए खुशी हो रही है कि इस प्रतियोगिता की विनर भी मिस लक्ष्मी जी हैं। इस तरह पूरे गांव में लक्ष्मी का नाम हो जाता है। समय यूं ही बीतता है और लक्ष्मी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म के बाद वो रेस्ट नहीं करती बल्कि हाथ आई काम को एक्सेप्ट करती है और काम करती है और आज उसे एक बड़े फैशन डिजाइनर के ऑफिस में बुलाया जाता है तो वो वहां अपनी सास के साथ जाती है। लक्ष्मी जी, उस कॉन्टेस्ट के बाद तो आप मशहूर हो गई। हर जगह आपके गुणगान किए जा रहे हैं और मैंने देखा है आपका काम मुझे बहुत पसंद आया। मेरे पास आपके लिए एक बड़ा ऑर्डर है। मुझे बॉलीवुड की हीरोइन के लिए कपड़े बनवाने हैं, तो क्या आप मेरे साथ काम करेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल सर, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो ठीक है, आप अगले हफ्ते से आ जाइए, काम शुरू करते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी पार्टी रखी जाएगी आपके लिए, हमारे साथ जुड़ने की खुशी में। तो कल आइएगा।
अब वो फैशन डिजाइनर अपने स्टोर के बाहर लक्ष्मी का एक बड़ा सा फोटो लगवाता है और ये सब कुछ बस खड़ी होकर शांति देखती रह जाती है। और शाम को अच्छे से सज धज कर लक्ष्मी पार्टी में पहुंचती है जहां वो बड़े बड़े एक्टर से भी मिलती है। अब लक्ष्मी उस डिजाइनर के साथ जुड़कर काम करती है और अब उसका भी अपना एक स्टोर हो जाता है अपने नाम से, और आज उसमें बहुत भीड़ थी। इसी बीच एक फेमस एक्ट्रेस आती है, कनिका। लक्ष्मी डार्लिंग, मेरे लिए इतनी अच्छी ड्रेस बनाने के लिए थैंक यू। आई लव यू सो मच। ये लो पूरे 15 लाख। कनिका, मैं तुम्हारी बड़ी फैन हूँ, एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए। देख बहू, कनिका के भी कपड़े बनाती है लक्ष्मी, सच में बहुत टैलेंटेड है। आज मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। इस तरह शांति को अकल आती है और गरीब राशन वाली की बहू बन जाती है मशहूर फैशन डिजाइनर। बस अब बहुत हुआ, मैं आप लोगों की हरकत और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने बारे में ना सही, लेकिन जरा मेरे बारे में तो सोचिए। आप लोगों की वजह से मेरी भी कितनी बेइज्जती होती है। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी सारे कांस्टेबल और जो मुझसे नीचे पोस्ट में काम कर रहे हैं वो भी मुझ पर हंसते हैं। तो कोई अगर हमसे फालतू बोलेगा तो छोड़ें कैसे? अब तुम ही बताओ, अगर कोई तुमसे उल्टा पुल्टा बोलेगा तो तुम छोड़ दोगी? जवाब देना और मारपीट करना, इनमें बहुत फर्क है। अगर आप लोग नहीं सुधरे ना तो कहीं ये ना हो जाए कि बहू होकर ही मुझे अपने ससुराल वालों के हाथों में हथकड़ी पहनानी पड़े। इतना कहकर साक्षी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। आखिरकार ऐसा भी क्या किया था साक्षी के ससुराल वालों ने, जो साक्षी उनसे इतनी परेशान हो चुकी थी कि खुद ही अपने ससुराल वालों को जेल में बंद करने की धमकी दे रही थी। आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। साक्षी, तूने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। ये तेरे लिए 8वां रिश्ता आया था, लेकिन तूने इसे भी मना कर दिया। अरे माँ, मैं भी आपको समझा समझा कर थक चुकी हूँ। मुझे किसी मामूली लड़के से नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर से शादी करनी है। जिस तरह मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा हस्बैंड भी पुलिस ऑफिसर ही होना चाहिए। तो आप मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढिए जिसमें लड़का पुलिस ऑफिसर हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इससे पहले ममता साक्षी को कुछ कहती साक्षी अपने पुलिस वैन में बैठती है और पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में साक्षी देखती है कि एक गुंडा एक लड़की को छेड़ रहा है। कहाँ जाएगी मुझसे बचकर? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्लीज जाने दो मुझे, भगवान के लिए जाने दो। इससे पहले साक्षी जाकर उस लड़की की मदद करती कि तभी वहां एक अनुज नाम का लड़का आता है। क्यों परेशान कर रहा है लड़की को? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तो कौन होता है इसे बचाने वाला? पुलिस ऑफिसर है या कहीं का बहुत बड़ा राउडी है? तू जानता नहीं है मुझे कि मैं कौन हूँ? अरे मेरा तो रोज का काम है पुलिस स्टेशन जाकर अपनी मेहमान नवाजी करवाना, और मेरे मोहल्ले में बच्चा बच्चा मुझे जानता है। पूछ लियो कि अनुज दादा कौन है। अनुज एक मुक्के में ही उस गुंडे को मार गिराता है कि तभी वहां साक्षी आती है और जल्दी से गुंडे को हथकड़ी पहना देती है। मुझे नहीं पता था कि आज के समय में भी इतने बहादुर लोग हैं। मेरे आने से पहले ही आपने इस लड़की को बचा लिया। थैंक यू सो मच। साक्षी उस गुंडे को पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। अनुज की बहादुरी देख साक्षी उससे काफी इंप्रेस होती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। साक्षी हमेशा की तरह अपने पुलिस स्टेशन में बैठकर केस की फाइल देख रही थी। तभी कांस्टेबल अनुज को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाता है, जिसे देख। अरे कांस्टेबल, तुमने इन्हें क्यों पकड़ा है? ये तो काफी अच्छे इंसान है। अरे मैडम, यह कोई अच्छा इंसान नहीं है। आपको नहीं पता, आए दिन इसके खिलाफ कोई ना कोई FIR दर्ज होती रहती है। आज भी बीच रोड में खड़े होकर लड़ाई कर रहा था। अच्छा, एक काम करो, तुम जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। देखने में तो तुम एक अच्छे परिवार के लड़के लगते हो, क्यों इतनी लड़ाई करते हो फिर? अब वो लड़ाई करने का कोई शौकीन नहीं है, लेकिन जब कोई सामने से बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा बाबा, इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अरे मैडम, आप तो बहुत अच्छी हो। मुझे तो लगता था कि सारी पुलिस वालियां एक नंबर की खड़ूस होती हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल चीनी की तरह मीठी हो। क्या मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी? साक्षी अनुज के बहादुरपन और उसका इतना अच्छा बर्ताव देख साक्षी उससे मन ही मन काफी इंप्रेस होने लगती है और उसके साथ कॉफी पीने के लिए हाँ कर देती है। धीरे धीरे साक्षी और अनुज की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुछ ही महीनों में ही उनकी दोस्ती प्यार के रिश्ते में बदल जाती है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में अपने परिवार को बताते हैं और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उनकी शादी हो जाती है और आखिरकार साक्षी अपने ससुराल आ जाती है। अरे देखो, गुंडों से भरी परिवार में पुलिस वाली बहू आई है। ना जाने अब क्या होगा। क्या ये लोग सुधरेंगे या जैसे हैं वैसे ही रहेंगे? अब तो भगवान ही जाने। पड़ोसी की बातों से यह साफ साफ पता चलता है कि साक्षी के ससुराल में एक से बढ़कर एक गुंडे भरे पड़े हैं, जिससे साक्षी अभी पूरी तरह से अनजान थी। बहू, आज मंगलवार है और मैं हर मंगलवार मंदिर जाती हूँ। चल आज तू भी मेरे साथ मंदिर चल।
ठीक है माँ जी, आप बस 10 मिनट रुकिए, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। साक्षी साड़ी पहनकर अपनी सास मनोरमा के साथ मंदिर जा रही होती है कि तभी मनोरमा की टक्कर गलती से एक पूनम नाम की औरत से हो जाती है। अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता जो धक्का मार रही है? अरे तू कोई गुंडी है क्या जो इस तरह से बात कर रही है? गलती से धक्का लगा है तुझे? क्या आसपास इतनी भीड़ दिखाई नहीं दे रही? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे गुंडी बोले? मनोरमा देखते ही देखते पूनम के बाल पकड़कर उसे मारने लगती है, जिसे देख साक्षी। अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए, इतनी सी बात पर। साक्षी अपनी सास मनोरमा को शांत करवाती है और उसे घर ले आती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। साक्षी की दोनों नंद पल्लवी और गीता रिक्शा से अपने घर आ रहे होते हैं कि तभी अरे बहन जी, जब रिक्शा का 30 रुपए हुआ है तो आप लोग मुझे 20 रुपए क्यों दे रहे हैं? मुझे तो अपने 30 रुपए ही चाहिए। ऐसे कैसे? जब कॉलेज जाने के 20 रुपए लगते हैं तो घर आने के 30 रुपए क्यों? मुझे क्या पागल समझा है? रखना है तो रखो 20 रुपए, वरना हम तो चले। 10 रुपए के चक्कर में पल्लवी और गीता और रिक्शे वाले से लड़ाई करने लगती है। तभी वहां से पुलिस की वैन लेकर साक्षी गुजरती है। अपनी दोनों नंद को रिक्शा वाले से लड़ता देख वो उसके पास जाती है। ये क्या हुआ पल्लवी? गीता, रिक्शा वाले से लड़ाई क्यों कर रही हो? अरे भाभी देखो ना, कॉलेज जाने में जब 20 रुपए लगते हैं तो ये वापस आने में 30 रुपए क्यों ले रहा है? अब तो मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगी। पल्लवी की बात सुनकर साक्षी रिक्शे वाले को पैसे देती है और उन दोनों को वैन में बिठाकर उन्हें घर छोड़ देती है। साक्षी नोटिस करने लगी थी कि उसके ससुराल वाले हर छोटी छोटी बातों पर कभी राशन वाले तो कभी पड़ोसियों से लड़ाई करने लग जाते थे। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये कुरकुरे का रैपर मेरे घर के सामने डालने की? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ? मैं नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला जानता है कि तू कितनी बड़ी गुंडी है। और तू नहीं बल्कि तेरा पूरा खानदान गुंडों का है। परिवार में एक से एक गुंडे भर रखे हैं। पड़ोसन की बात सुनकर अब धीरे धीरे साक्षी को सारी बातें समझने आने लगी थी। अरे भाई साहब, क्यों मेरे सिर में दर्द करके रख दिया है? आपको पहले मिलता होगा सब्जी के साथ धनिया, लेकिन अब धनिया पैसों से मिलता है। लाइए 10 रुपए, फिर मैं आपको धनिया देता हूँ। अरे मैं भी देखता हूँ तू कैसे मुझे धनिया लेने नहीं देता। अपने ससुराल वालों को ऐसा गुंडागर्दी करता देख साक्षी काफी परेशान होती है और उन्हें काफी समझाती भी है, लेकिन उसके ससुराल वालों पर कोई असर नहीं होता। और आज तो साक्षी की नंद पल्लवी हद ही कर देती है। इस गोल्ड की चेन को पहनकर गले पर पूरा रैशेस हो गया है। अब तो मैं इसे कुछ दिनों के बाद ही पहनूंगी। साक्षी अपनी गोल्ड चेन उतार कर टेबल पर रख देती है और चेंज करने के लिए बाथरूम चली जाती है। तभी पल्लवी साक्षी के कमरे में आती है और उसकी गोल्ड की चेन देखकर उसे चुरा लेती है। मैंने तो यहीं अपनी गोल्ड की चेन रखी थी, कहाँ गई? साक्षी अपनी गोल्ड की चेन काफी ढूंढती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। शाम को जब सब खाना खा रहे होते हैं तो अचानक साक्षी की नजर पल्लवी के गले पर जाती है। पल्लवी ने साक्षी की चुराई हुई गोल्ड चेन को ही पहना हुआ था, जिसे देख साक्षी अपनी चेन पहचान लेती है। पल्लवी, ये तो मेरी गोल्ड की चेन है ना, तुम्हारे पास कैसी आई ये? आपकी नहीं मेरी है, मतलब मैं आपकी गोल्ड की चेन क्यों पहनूंगी? पल्लवी झूठ मत कहो, ये चेन मेरी है। मुझे क्या अपनी चीजों की पहचान नहीं है? अरे अभी तक तो तुम सिर्फ लोगों से लड़ाई करती थी, लेकिन अब तुम अपने ही घर का सामान भी चोरी करने लग गई हो। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी भाभी की चेन चुराते हुए? दिन पर दिन साक्षी के ससुराल वालों की गुंडागर्दी बढ़ती जाती है और आज तो लड़ाई में मनोरमा अपने पड़ोसन का सिर ही फोड़ देती है। साक्षी को जैसे ये बात पता चलती है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है और पूरे परिवार से माफी मांगकर ससुराल वालों की क्लास लगाती है। मैं तो आप लोगों से परेशान हो चुकी हूँ। जब देखो लोगों से लड़ाई झगड़ा, और आज तो आपने हद ही कर दी। अगर उस औरत को कुछ हो जाता तो अपनी नहीं तो जरा मेरी इज्जत के बारे में तो सोचिए। उसने मुझे गाली दी तो मैं उसे कैसे छोड़ती? या तो आप लोग अपनी गुंडागर्दी छोड़ दीजिए या तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। साक्षी की परिवार में एक से एक गुंडे भरे थे, जिनके चलते आए दिन उनकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में होती थी। पुलिस ऑफिसर होने की वजह से साक्षी अपने परिवार वालों को हमेशा बचा लिया करती थी, लेकिन आज पुलिस कमिश्नर साक्षी पर काफी गुस्सा करते हैं। साक्षी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर अब के बाद अपने घर वालों के खिलाफ एक भी FIR दर्ज हुई तो सबके सब जेल में जाएंगे और तुम भी सस्पेंड कर दी जाओगी। सॉरी सर, अभी एक भी कंप्लेन नहीं आएगी। अपनी जॉब पर बात आ जाने की वजह से साक्षी काफी परेशान थी और घर जाकर अपने कमरे में बैठकर काफी रोती है। बचपन से इतनी मेहनत करी ताकि मैं अपना पुलिस बनने का सपना पूरा कर पाऊं, और जब मैं पुलिस बन गई तो मुझे ऐसे ससुराल वाले मिले हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे तो ससुराल वाले न सुधरने का नाम ले रहे हैं और न ही पुलिस कमिश्नर को मुझ पर तरस आ रहा है। अगर मुझे पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब मैं इस बदनामी के साथ और नहीं रह सकती कि एक पुलिस वाले के घर वाले सारे 1 नंबर के गुंडे हैं।
साक्षी अपने कमरे में बैठे रो रही होती है कि तभी उसकी ये सारी बात उसकी नंद गीता सुन लेती है और बाहर आकर सभी को बताती है, जिससे सभी को साक्षी के लिए काफी बुरा लगता है। और अब सब साक्षी के कमरे में जाते हैं। साक्षी, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से तुम्हारी ड्यूटी पर बात आ जाएगी। अब से हम किसी से कोई झगड़ा नहीं करेंगे, पर सबके साथ इज्जत से जिएंगे। हाँ भाभी, हम लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसलिए कहीं पर भी आपकी हमारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ससुराल वालों की बात सुन साक्षी उन सबको माफ कर देती है। इसके बाद अब धीरे धीरे कर वो सभी अपना गुंडे करने वाली हरकतें छोड़ देते हैं और सबसे अच्छे से पेश आते हैं।